हेलो एवरीवन, मैं हूँ गोल्डन राइटर और कहानी का नाम है द किंग्स लव। एक जंगल बेहद घना और दिखने में भयानक। उसी जंगल के बीचों बीच एक खंडर सा दिखने वाला महल और उसकी निगरानी करते हुए 60 से ज़्यादा की तादाद में ब्लैक सूट पहने और हाथों में राइफल्स लिए बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जो दिखने में मामूली तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। उनका ऑरा बेहद भयानक था। कोई आम इंसान इनके सामने एक पल को ठहरना भी ना चाहे। वहीं उस खंडरनुमा महल को देख कोई भी आम इंसान उसे एक भूतिया महल का नाम ज़रूर दे दे। उसी महल के चारों ओर सिर्फ घने पेड़ पौधे थे, जिनमें से कुछ पौधे देखने भर से ही जहरीले लग रहे थे। अभी सुबह के 9 बज रहे थे, पर लेकिन उस घने जंगल के बीच न शाम का पता चले न रात का। तभी कई गाड़ियों के आने का शोर हुआ और उसके साथ ही महल के बॉडीगार्ड्स ने एक अटेंशन की पोजीशन ले ली। गाड़ियों का काफिला महल के बड़े से गेट के पास रुका। गार्ड्स ने गाड़ियों को देख जल्दी से गेट को खोला तो सारी गाड़ियां एक के बाद एक एंटर हुई। उस बड़े से गेट के पार जाते ही एक बड़ा सा गार्डन था, लेकिन वहाँ कोई फूल नहीं थे। पेड़ पौधे अनेकों थे, लेकिन वो उस जगह को खूबसूरत बनाने की बजाय एक डरावना रूप दे रहे थे। सारी गाड़ियाँ काले रंग की और देखने में बेहद महंगी। गाड़ियों की संख्या कुल 15 थी। उनमें से काले रंग के कपड़े पहने वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स नीचे उतरे और एक गार्ड ने आगे बढ़ पीछ की ऑडी के गेट को खोला। गेट खोलते ही एक लंबा सा पैर गाड़ी से बाहर निकला और उसके साथ ही एक बेहद हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का शख्स बाहर आया। उस शख्स ने एक वाइट कलर का शर्ट, ब्लैक पैंट और उसके साथ एक लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था। हाथ में एक महंगी वॉच, वहीं दूसरे हाथ में महादेव के डमरू का बेहद आकर्षक कड़ा, जो उसके उभरी हुई नसों के साथ चौड़े हाथ पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से ले नीचे तक खूबसूरती का जीता जागता सबूत। चेहरे के फीचर्स बेहद शार्प और सबसे खूबसूरत उसकी निगाहें, जो बेहद खौफनाक भी थी। नाम रणविजय सिंह राजपूत, हमारी कहानी के हीरो और पूरी एशिया पर राज करता एक नायाब हीरा, जो अपने बिजनेस के जाल पूरी दुनिया में फैलाए बैठा है। 6.2 की लंबी हाइट, गेहुआ रंग, उस पर सेट की हुई बियर्ड और तनी हुई मूछें उसे अलग ही रोबीला रूप दे रहे थे। जितना खूबसूरत चेहरा उतना ही पत्थर दिल इंसान, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। रणविजय अपनी ब्लैक चमचमाती ऑडी से बाहर निकला और अपनी काली आंखों को एक काले चश्मे से ढक लिया। रणविजय ने अपने कदमों को महल की ओर बढ़ाए और उसके साथ ही उसके गार्ड्स भी हो लिए। रणविजय महल के अंदर आया, जहां का नज़ारा किसी आलीशान होटल को भी फेल कर दे। बाहर से जितना भयानक, अंदर से उतना ही खूबसूरत। कोई नहीं कह सकता था कि बाहर से खतरनाक दिखने वाला ये महल अंदर से इतना खूबसूरत हो सकता है। महल के अंदर 35 नौकर, जो सभी आदमी थे। रणविजय ने अपना रुख सीढ़ियों से बने एक रूम की ओर किया। उन सब बॉडीगार्ड्स में से सिर्फ 2 ही गार्ड्स रणविजय के पीछे आए। उनमें से एक का नाम रघु और दूसरे का करण। करण रणविजय का पर्सनल गार्ड के साथ उसका पर्सनल असिस्टेंट भी है, जो हर वक्त एक साई की तरह रणविजय के साथ रहता। रणविजय उस रूम के आगे रुक गया तो रघु ने आगे बढ़कर गेट खोला तो सामने घुमावदार सीढ़ियां मौजूद थी। रणविजय अपनी पॉकेट में हाथ डाले अंदर बढ़ गया और उसके पीछे रघु और करण भी। रणविजय सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे पहुंचा। वो जगह एक बेसमेंट थी। उस जगह पर हर तरीके की छोटी बड़ी बंदूकें और तमाम हथियार मौजूद थे, और उन्हें बनाने वाले कारीगर रणविजय को देख उसकी रेस्पेक्ट में सर झुकाकर खड़े हो गए। रणविजय की चील सी निगाहें एक बार हर ओर घूमी, फिर चलता हुआ उसी बेसमेंट के एक रूम में पहुंचा, जहां सामने एक आदमी को जंजीरों से बांधा गया था। उसके दोनों हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे। पूरे शरीर से जहां देखो वहां सिर्फ खून रिस रहा था। उस इंसान को देख लग रहा था कि उसे बेहद ही बुरी तरीके से मारा गया हो। रणविजय ने उस इंसान की कुछ दूरी पर एक सोफे पर रौब के साथ बैठ गया और अपना हाथ सोफे पर टिका आगे किया तो रघु ने एक गन उसके हाथ में थमा दी। रणविजय ने वो गन ली और सामने की टेबल पर रख अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए अपने दोनों हाथ पीछे सोफे पर फैलाकर लीन होकर बैठ गया। तभी एक आदमी आगे बढ़ा और इस इंसान के सर पे
बर्फ सा ठंडा पानी डाल दिया। पानी गिरते ही वो शख्स हड़बड़ी में होश में आया और अपने सर को झटकने लगा। जब उसकी आंखें पूरी तरीके से खुल गई तो सामने रणविजय को बैठा देख सर से पांव तक कांप उठा। रणविजय ने उसके होश में आते ही अपनी धीर गंभीर आवाज में सीधा सवाल किया, किसके कहने पर? बॉस, बॉस, माफ कर दो बॉस, गलती हो गई। पैसों का लालच आ गया था बॉस, एक मौका, सिर्फ एक मौका, आगे से कोई। उसकी बात को बीच में काटते हुए रणविजय ने एक बार फिर वही सवाल दोहराया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। वो बॉस, वो खुराना, अभिषेक खुरा। वो शख्स इतना ही बोल पाया था कि एक गोली उसके मुंह से पार हो गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं रणविजय था, जिसका सटीक निशाना सीधा एक बार में ही उस शख्स के मुंह को चीरता हुआ निकला। रणविजय अपनी जगह से उठा और रघु की ओर ठंडी निगाहों से देखता हुआ बोला, I want that bastard whole information as soon as possible. Yes boss, कहकर रघु अपने काम के लिए निकल गया। रणविजय उस बेसमेंट से बाहर आया और सीधा महल से बाहर निकल गया और उसके पीछे करण भी। बाहर आते ही करण ने गाड़ी का गेट खोला और रणविजय अंदर बैठ गया। एक बार फिर वही काफिला उस जंगल से होते हुए मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगा। कुछ ही समय में वो काफिला एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे आकर रुका। वो बिल्डिंग एक 50 मंजिला बड़ी इमारत थी और उस पर चमकदार अक्षरों में राजपूत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। करण पहले कार से उतरा और रणविजय की तरफ का गेट खोला तो रणविजय गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी से उतरते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। उसके आसपास मौजूद हाई सिक्योरिटी को देखकर कोई भी शख्स यह कह सकता था कि वो कितना इम्पोर्टेंट पर्सन है। उस सिक्योरिटी के बीच रणविजय की एक साफ झलक देखना बेहद मुश्किल था। रणविजय सीधा अपने ऑफिस में एंटर हुआ, जहां का माहौल एकदम शांत था। किसी के पास सांस लेने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी, मानो वहां रणविजय के अलावा कोई मौजूद ना हो। अगर एक सुई भी गिरे तो उसका शोर भी पूरे ऑफिस में गूंज उठे। रणविजय सीधा चलते हुए अपनी प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही सभी ने एक साथ सांस ली, जैसे कितने समय से अपनी सांस को रोक रखा हो। रणविजय के आगे जाते ही लड़कियां उसे देख आहें भरने लगी। अगर रणविजय की निगाह एक पल को भी उन पर ठहर जाए तो वो वहीं बेहोश हो जाए। उनका बस चलता तो अभी जाके उससे लिपट जाती, पर उन्हें अपनी जान भी प्यारी थी। वो बस उसे दूर से देखने के सिवा कुछ सोचने का भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। रणविजय की लिफ्ट सीधे 50वें मंजिल पर रुकी। अपने ऑफिस में कदम रखते ही उसने अपने चौड़े कंधों से ओवरकोट को धकेलते हुए उतारा और उसे अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से रखते हुए बैठ गया। सामने एक और कुछ फाइलों में से एक को उठाते हुए वो अपने काम में मशरूफ हो गया। रणविजय का ऑफिस बेहद आलीशान था। अंदर का इंटीरियर डिज़ाइन ब्लैक और वाइट में था। उसके अलावा दूसरा कोई रंगमान रणविजय की ज़िंदगी में मौजूद ही ना था। वहीं ऑफिस का एक हिस्सा पूरा ग्लास वॉल से कवर था, जहां से मुंबई की भागदौड़ और चमकता शहर आसानी से देखा जा सकता था। केबिन के बीचों बीच रणविजय की टेबल और साइड में सोफा और लंबी बुक शेल्फ। रणविजय अपना काम कर ही रहा था कि बाहर से किसी ने नॉक किया। बिना अपनी फाइल से निगाहें हटाए उसने अंदर आने की इजाज़त दी, जिस पर करण अपने हाथ में आईपैड लिए अंदर आया और रणविजय को उसका आज का पूरा शेड्यूल सुना दिया। रणविजय ने हामी में सर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा करण वापस नहीं लौटा तो उसने उसकी ओर अपना सर उठाते हुए एक क्वेश्चन लिख दिया। करण ने बड़ी हिम्मत कर कहा, बिग बॉस आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की और आखिर में मुझसे कहा कि आप उनसे बात करें। रणविजय ने एक बार फिर हम कहा और उसे जाने का इशारा कर दिया। करण भी ऑर्डर मिलते ही फौरन निकल गया। रणविजय ने अपने फ़ोन को देखा, उसके दादाजी के 20 मिस्ड कॉल थे। रणविजय ने एक लंबी सांस भरी और अपने दादाजी को फ़ोन लगा दिया। 2 रिंग जाते ही उधर से फ़ोन उठा लिया गया। आगे जारी रहेगा।